के बस की बात नहीं है। और सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज्यादा जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट होता है। अब ऐसे में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, वो कैसे करें? आज जो रिटेल डायरेक्ट का पोर्टल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत भारत विश्व में तीसरा देश बन गया है, अमेरिका और ब्राजील के बाद, जहां की रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, और जो रिटर्न्स हैं वो भी बैंक डिपॉजिट से कहीं ज्यादा है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, बहुत बड़ी ये मार्केट है, और इसमें शुरू के सालों में उम्मीद है तकरीबन 50,000 करोड़ कम से कम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आएगा। और वो पैसा सरकारी खर्चों में नहीं बल्कि डेवलपमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, क्योंकि इसमें हर एक अलग अलग तरह के बोन्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोन्स हैं, एग्रीकल्चर बोन्स हैं। तो इन सब जो डेवलपमेंट के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए फंड मुहैया हो जाएगा। और साथ साथ आज हमारे देश में बॉन्ड मार्केट ज्यादा विकसित नहीं है, तो उससे बॉन्ड मार्केट को भी एक बल मिलेगा, क्योंकि काफी जो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा एक सेगमेंट होता है, तो वो पैसा इस सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल। अब हम अपने जो हमारे तीसरे मेहमान हैं उनकी तरफ चलते हैं, और क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वीसी उपाध्याय जी, बहुत एक बार स्वागत है आपका। बैंकिंग सिस्टम किस तरह से लेगा अब इन दोनों ही इनिशिएटिव्स को? अगर हम आपकी शुरुआती राय जान पाएं, आज जो शुरुआत की गई है रिटेल पार्टिसिपेशन के आरबीआई के साथ में, साथ ही साथ जो ऑम्बड्समैन है उस पर शायद आपका ज्यादा रिफ्लेक्शन आ सकता है कि क्या कुछ होने जा रहा है, ग्राहकों के लिए क्या बदलने जा रहा है? जी, ऑम्बड्समैन स्कीम पे थोड़ा मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो ऑम्बड्समैन स्कीम थी उसके अंदर सिर्फ बैंकों को ही शामिल किया जाता था, बैंकों से संबंधित शिकायतों को ही इसमें स्थान दिया जाता था, और राज्य के आधार पे ऑम्बड्समैन का कार्य क्षेत्र था। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया कि कोई खाता है लखनऊ में और वो आदमी रहता है दिल्ली में, तो उसको शिकायत करने में, उसके मॉनिटरिंग में, सब में दिक्कत आती थी। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम कर दिया है, उसके द्वारा ऑम्बड्समैन स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लिखित अपनी शिकायत आरबीआई को दे सकता है। दूसरा बड़ा बात इसमें यह कहा गया है कि न सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी बल्कि 8 जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनका प्रचलन बहुत ज्यादा है, उसमें भी शिकायत की जा सकती है। तीसरी बात जो इसकी विशेषता ये है कि बैंक के अलावा सभी तरह के बैंक तो शामिल हैं ही इस ऑम्बड्समैन स्कीम में, लेकिन अब एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, वो भी इसके दायरे में आ जाएंगी। और जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, जो पेमेंट बैंक्स हैं, वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की उस बारे में शिकायतें ज्यादा हैं, इसलिए ये सब भी इसके कवरेज में आ जाएगा। लोन लोग एनबीएफसी कंपनियों से भी ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वहां जल्दी उनको लोन मिल जाता है और वो सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। तो बैंक के अतिरिक्त एनबीएफसी एवं जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी ऑम्बड्समैन के परव्यू में लाने से ये स्कीम में व्यापक कवरेज आ जाएगा। एक ऑम्बड्समैन स्कीम की खासियत मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति स्वयं बिना किसी प्रतिनिधि के स्वयं ही शिकायत दर्ज करा सकता है। जाके अपना एप्लीकेशन, इसका कोई प्रोफॉर्मा नहीं है, आप अपने सादे एप्लीकेशन फॉर्म पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई वकील, एडवोकेट या आपको कोई बिचौलिया कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने नाम से शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अलाउड है, आप इसको कुरियर न भी करना हो तो मेल से भी भेजा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और ऑम्बड्समैन स्कीम की जो सबसे पहले, जो अभी आज भी उसकी खूबी है कि ऑम्बड्समैन स्कीम में डिस्पोजल फास्ट होता है। हमारे जो अन्य ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म हैं
उसके अपेक्षा ओम्बड्समैन में शिकायतों का समाधान अपेक्षाकृत जल्दी होता है और कम खर्चीला है। कोई कीमत नहीं है इसमें, कोई स्टैम्प ड्यूटी या कोई खर्चा नहीं है, और ये एक सरल और सस्ता उपाय है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म का। एक और भी खूबी ओम्बड्समैन स्कीम की बताना चाहूंगा कि ओम्बड्समैन दोनों पक्षकारों को बुलाकर उनको सुनकर एक समाधान करने का शीघ्र प्रयास करता है। इसलिए सर्वमान्य समाधान कम समय में और वो पर बिना खर्चे के वो जल्दी से जल्दी होने की संभावनाएं होती हैं। पिछले 5-7 वर्षों में जनधन योजना आने के बाद, रुपे कार्ड आने के बाद में, और हमारी जितनी लोन की योजनाएं हैं जैसे मुद्रा योजना है, पीएम स्वनिधि है, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, उनके आने के बाद में बोरोवर्स का एक बड़ा नेटवर्क भी बैंकों के परिप्रेक्ष्य में शामिल हो गया है। तो शिकायतकर्ता लोगों की संख्या काफी ज्यादा, लोगों को ये सुविधा अवेलेबल होगी और उसके बावजूद एक ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसका भी बड़ा लाभ होगा। अब जो दूसरी योजना है उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक गिने चुने लोग या जो आम तौर पर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटी में करते हैं, वही इस सुविधा का लाभ ले पाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने जी। डॉक्टर चरण सिंह जी, सर मैं आऊंगा आपके पास रिटेल योजना को लेकर के। डॉक्टर चरण सिंह जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन सिस्टम बनाया है, ये इतना बड़ा है, इसमें 11,352 बैंक्स, एनबीएफसीज और 44 करोड़ एक तरह से जो लोन लेने वाले हैं उनको फायदा होगा। 220 करोड़ जो डिपॉजिटर्स हैं, ये नंबर्स बहुत बड़े दिखते हैं सर। 220 करोड़ अगर डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनसे संबंधित क्या हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम है कि हम इन जो ग्रांसेज हैं उसको एड्रेस कर पाएंगे? शायद मुझे अभी चलना पड़ेगा लखनऊ, जहां पर हुनर हाट की शुरुआत जो है वो जो वृंदावन में की गई थी, अब उसका अगला चरण जो है वो वहां पहुंचा है। 32वें हुनर हाट का आयोजन इस वक्त किया गया है और 12 नवंबर से ये जो शुरू होने वाला हुनर हाट है 21 नवंबर तक चलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इस वक्त लखनऊ में संबोधित कर रहे हैं। और मनसुख भाई की प्रयासों से जो हुआ है उसका नतीजा है कि 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन सेहत और सलामती की लग गई है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, मनसुख भाई के लिए खड़े होकर के तालियों से इस महान उपलब्धि के लिए उनका स्वागत करिए, उनको शुक्रिया अदा करिए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बात का एहसास कराइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मनसुख भाई के प्रयासों से जो देश के लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम किया गया है उसका आप सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं। हुनर हाट, जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि जो हमारे देश की एक छिपी हुई कौशल की विरासत, हुनर की विरासत थी, उसको मौका मिले, मार्केट मिले और दुनिया में जो पहचान थी हमारे इस स्वदेशी हुनर की, उसको शक्ति मिले। अब तक हुनर हाट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प है वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और स्वावलंबन, 7.5 लाख 6.5 लाख से ज्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया करा दिए गए हैं ये 5 सालों में। उसके साथ ही साथ इस समय जब हुनर हाट का उद्घाटन मनसुख मंडाविया जी और हमारे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आशुतोष जी, नंदी साहब, पाठक जी, स्वाति जी, ये लोग कर रहे हैं, अपने नवनीत सहगल जी, तो उस समय, इसी समय अभी परसों 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन में हुनर हाट का उद्घाटन किया। 14 तारीख से प्रगति मैदान में उसका हुनर हाट का शुरुआत होने जा रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में, सूरत में, मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में और भी देश के अलग अलग हिस्सों में है। और हमारा संकल्प है कि हम आज़ादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं और 75 हुनर हाटों के माध्यम से
लाखों दस्तकारों शिल्पकारों को हम रोजगार के साथ जोड़ सकें और हमारी जो ये स्वदेशी विरासत है उसको ताकत दे सकें। मनसुख भाई, हम सब ने बचपने में सर्कस सुना होगा। सर्कस हमारे बहुत सी नई पीढ़ी के लोगों ने देखा भी नहीं होगा। सर्कस के जो कलाकार हैं, जो सर्कस के कलाकारों का हुनर है वो अद्भुत होता है। और हमारे देश के सर्कस के जो कलाकार हैं उनकी जो कला है वो अपने आप में बहुत आकर्षित भी करती है और प्रेरणा भी देती है। हमने ढूंढा, हमने कहा भाई ये सर्कस वाले रह गए कि अब है भी कि नहीं है। तो ढूंढा, पता लगा कुछ सर्कस के लोग तमिलनाडु से मिले, कुछ केरला से मिले, कुछ नागालैंड, मणिपुर और कुछ अन्य जगहों से मिले। उनको हमने जोड़ा, हम लोगों ने बुलाया और आपके लखनऊ में इस हुनर हाट के मंच पर, इसी पर प्रतिदिन शायद 4 या 5 दिन जो है वो जो सर्कस के कलाकार हैं वो भी अपने कर्तव्य और अपने कला और से आपको जो है वो रूबरू कराएंगे। उसके अलावा जो बहुत ही जाने माने हमारे देश भर के संगीत से जुड़े हुए कलाकार हैं उनके भी कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। पंकज उदास साहब का यहाँ पर कार्यक्रम होगा, कुमार शानू साहब भी यहाँ पर अपने गीत और संगीत से, अलका याज्ञिक जी हैं वो भी अपने कार्यक्रम से लोगों को रूबरू कराएंगी। उसके अलावा जो है वो अन्नू कपूर साहब की यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, सुरेश वाडेकर जी का है, अल्ताफ राजा साहब हैं, दिलबाग सिंह साहब बहुत ही अच्छे गायक हैं उनका होगा, सुगंधा मिश्रा जी और संकेत भोसले जी, शिवानी कश्यप जी, ऐसे करते हुए सुदेश घोसले जी, सभी के कार्यक्रम भी शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीत और संगीत के कार्यक्रम यहाँ पर आपको होंगे। आप सब लोग जो है वो हुनर के जो देश भर से आए हुए दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, उनके हौसला अफजाई करिए और हमारी जो हुनर की विरासत है उसको जो है वो परवान चढ़ाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान है उसको शक्ति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं मनसुख भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। तो लखनऊ का अवध शिल्प ग्राम जहां पर ये हुनर हाट का कार्यक्रम किया जा रहा है, थीम आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, ये जो पूरा का पूरा आयोजन है न केवल स्किल इंडिया को बढ़ावा देगा बल्कि उनको प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा मार्केटिंग के लिहाज से, और उनकी परेशानियां फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से है तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि 7 लाख से ज़्यादा रोजगार पिछले 5 साल में केवल स्किल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिया गया है और उसका सीधा संबंध जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर 44 करोड़ लोन धारक हैं, लोन खाता धारक हैं जिनको कि बैंकिंग सिस्टम से फ़ायदा मिल रहा है, तो उसमें स्पष्ट तौर पर ये कलाकार भी शामिल हैं, ये हुनरमंद लोग भी शामिल हैं जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर चरण सिंह साहब, मैं जिक्र कर रहा था, बीच में मुझे लखनऊ जाना पड़ा इस लाइव प्रोग्राम के लिए, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि जो लोग कारोबार में हैं जिनमें इतने बड़े नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, तो फिर से हमें जाना पड़ेगा इस प्रोग्राम में जहां पर मनसुख मांडविया जी जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, और लखनऊ के इस खास प्रोग्राम पर आपको फिर से लिए चलते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज के अवसर पर विशेष उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, ब्रिजेश पाठक जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, स्वाति सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देश के कोने कोने से आए हुए सभी हुनर हाट में भाग लेने वाले शिल्पकार गण, भाई एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने देश में 110 करोड़ से अधिक
टीकाकरण के लिए खड़े होके मेरे माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन किया है। मैं आपका संदेश प्रधानमंत्री जी की ओर अवश्य पहुंचाऊंगा और इस मंच से मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लिया है, सभी उत्तर प्रदेश के वासी कोविड क्राइसिस के सामने, कोविड के सामने लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार यानी कि कोविड टीका हम अवश्य लगाएं। हर घर दस्तक कार्यक्रम मोदी जी ने चलाया है। आप सब लोग अपने अड़ोस पड़ोस के घर में जाके एक बार पूछिए, आपने टीका लगाया क्या? जिन्होंने टीका नहीं लगाया है, ये परिवार या ये व्यक्ति को आग्रह करके टीका लगाने के लिए अवश्य कोशिश करिए। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शायद नकवी साहब के लिए एक कार्यक्रम जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा मेरे लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के हुनर को सम्मानित किया जा रहा है। नकवी जी ने पहल की है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हुनर को प्रमोट करना, हुनर को प्रोत्साहित करना, कलाकारों की कला की कदर करना, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात कोस्टल स्टेट है। देश में 7,500 किलोमीटर का समुद्र तट है। और दोस्तों, मध्यकालीन युग और प्राचीन युग में जब हिंदुस्तान की समृद्धि 16 कला पर प्रसिद्ध थी, दुनिया में हिंदुस्तान एक समृद्ध राष्ट्र के नाम से जब पहचाना जाता था, उस वक्त हमारा ट्रेड क्या था? ए जमाने में शायद चाहे वो 5,000 साल पूर्व गुजरात में लोथल नाम का एक बंदरगाह है। 5,000 साल पहले बंदरगाह के माध्यम से दुनिया के साथ हम यहां से ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन ये व्यापार का कमोडिटी कौन सी थी? कौन सा व्यापार होता था? ये हमारे हुनर से बने हुए चीज वस्तुएं थी। गुजरात में खंभात है, वहां पत्थर पर कला कारीगरी की जाती थी। और देश के अन्य पार्ट में कई ऐसी कला कारीगरी के माध्यम से जो चीज वस्तुएं बनती थी, दुनिया के मार्केट में बंदरगाह से बेची जाती थी, बिकती थी। एक हिंदुस्तान का समृद्ध ट्रेड दुनिया के साथ ये हमारे शिल्पकारों के बने हुए शिल्प से, चीज वस्तुएं से, हमारे कारीगरों की सिद्धि से दोस्तों हम दुनिया के साथ जुड़े थे। हम उस जमाने में हमारे ऐसे कारीगर नाव बनाते थे जो हमारे रिवर में सेल करती है, समुद्र में सेल करती है। आज के जमाने में ऐसा कहा जाता है कि कितनी भी बड़ी स्टीमर हो, कितनी भी बड़ी शिप हो, उसकी आयुष्य 25 से 30 साल की है। लेकिन आज हमारे कारीगरों के द्वारा बनाई हुई बोट 100 साल तक सेल करती थी, 100 साल तक सेल करती थी। और इंग्लैंड के म्यूजियम में आज ये मौजूद है। हमारा कारीगर का सम्मान है। आज का ये हाट, आज का हुनर हाट का कार्यक्रम, ये हमारे कारीगर का सम्मान है, जिन्होंने हमारा हुनर को, हमारी कारीगरी को जिंदा रखा था। जो उसकी कारीगरी थी उसको आज तक चलाने के बाद मोदी जी ने मंत्र दिया, वोकल फॉर लोकल। ये वोकल फॉर लोकल क्या है? वोकल फॉर लोकल, यहां सिद्धार्थ नाथ जी बता रहे थे, हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक में एक प्रोडक्ट ऐसी है जो वहां के वोकल, वहां के लोकल लोगों की वोकल है। अपनी स्किल, अपने एक्सपर्टाइज, अपना कौशल्य, उसकी वो पहचान है। ये पहचान दुनिया में भी पॉपुलर हो और देश में भी पॉपुलर हो, ये पॉपुलर करके ये हमारा एक आय का उत्तम माध्यम बने।
हर चीज को वैश्विक स्तर का बनाना है, चाहे वो भारत का स्किल हो, भारत की वित्तीय व्यवस्था हो। और आज प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर ये कहा कि इनोवेशन का एक ग्लोबल पावर हाउस देश को बनाना चाहिए। स्टार्टअप फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा केंद्र देश को बनाना चाहिए। वित्तीय व्यवस्था को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना है, विश्व स्तर का बनाना है, और उसके लिए उचित इकोसिस्टम की व्यवस्था हमें करनी होगी। जो भी बैंकिंग की सेवाएं हैं उसको देश के नागरिकों को केंद्र में रख करके बनाना होगा, और निवेशकों का जो भरोसा है उसको लगातार निरंतर मजबूत करना बहुत जरूरी होगा। वापस आते हैं इन फोकस पर। हम चर्चा कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम की। डॉक्टर चरण सिंह जी, माफी के साथ एक बार फिर से मैं सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है, आरबीआई के पास वो टेक्निकल कैपेसिटी है, कितने बड़े स्केल पर जो हमें आंकड़े दिख रहे हैं हम उसको एड्रेस कर पाएंगे? सर बिल्कुल, आपने अभी जो हमें लखनऊ में लेके गए और कहा कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जुड़ा है, मैं आपके साथ पूरा सहमत रहता हूं। और जब मुझे पता चला कि ऐसे हुनर हो रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि नजदीक के बैंक वाले जाके उनका अकाउंट जरूर खोलेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 26 लाख ठेले वालों को जोड़ा गया है मुद्रा लोन के नीचे, आप विश्वास करिए हर ठेले वाले के पीछे 2 या 4 लोग होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 10,000 रुपए दे के, ये हुनर की बात है, 10,000 रुपए दे के हम 3 या 4 रोजगार पैदा कर देते हैं। तो इसलिए ये हुनर हाट में जो आप लेके गए वो हमारे लिए, सबके लिए बिल्कुल इस टॉपिक विषय के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अभी बात आई जो आपने सवाल पूछा मेरे से कि 220 करोड़ अकाउंट होल्डर हैं और वो अभी सब, उनको ये, पहली बात तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा अगर वो कंप्लेन करेंगे तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। एक बात मैं कहनी चाहूंगा, जब बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम शुरू की थी वो स्कीम करीब 25-26 साल पुरानी है। उस टाइम पे मैं रिजर्व बैंक में होता था और देखा कि हमने हर रिजर्व बैंक के ऑफिस, 30 रिजर्व बैंक के ऑफिस हैं, 22 ओम्बड्समैन ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की स्कीम शुरू की थी वो 2018 में की थी, और जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की थी वो 2019 में की थी। बैंकिंग ओम्बड्समैन में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती थी और उसमें हमें 25-26 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और 22 ओम्बड्समैन ऑपरेट कर रहे थे, बड़ा एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे थे। अभी क्योंकि सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, ये डिजिटली उनके आप कंप्लेन कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो ओम्बड्समैन डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट कर रहे थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में कंप्लेन रिसीव कर लेते थे। तो इसलिए वो क्वालिटी और वो कॉम्पिटेंस हमारे रिजर्व बैंक के पास है कि वो लोकल लैंग्वेजेस में उसको कंप्लेन को एड्रेस कर लें। जहां तक आंकड़ों का सवाल, 2020 करोड़ अकाउंट होल्डर्स और उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का इशू है, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास ये पिछले 25-26 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। मुझे लगता है कि जो डिजिटल एक्सपीरियंस, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 19 गुना हमारी ट्रांजैक्शन बढ़ी है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजर्व बैंक के पास वो क्षमता है कि वो ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सके। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही कि 24/7, 24 घंटे 7 दिन बैंकिंग चल रही है, और ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो बैंकिंग है वो अमेरिका की बैंकिंग से ज्यादा मजबूत है। आप जो ओटीपी आता है जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जिस तरीके, जिस सेकंड्स में ओटीपी आता है और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, वो वहां पर विदेश में भी नहीं है। जो आईएमपीएस है, 24 घंटे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन चल रही है, ट्रांसफर चल रहा है, 24 घंटे, आधी रात को भी आए आप आईएमपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी इंडिया में है, फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। तो जो डिजिटल क्षमता रिजर्व बैंक ने आईडीआरबीटी के साथ मिलकर, और जो गवर्नर ने आज की स्पीच में कहा कि हम टेक्नोलॉजी को लीवरेज कर रहे हैं, फिनटेक कंपनीज भी यहाँ पे स्टार्टअप कर रही हैं, इन सब की बदौलत 2020 करोड़ अकाउंट की सर्विसिंग, कंप्लेंट्स ओम्बड्समैन में क्षमता है और रिजर्व बैंक उसको हैंडल कर सकता है। ये पिछले कुछ साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। प्रोफेसर अनिल कुमार, आज प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की, फाइनेंशियल स्टार्टअप्स ने किस तरह से कोरोना काल में अपना जलवा दिखाया, देश को बचा करके रखा, और आज हम देखते हैं कि किसी के लिए भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी तरह का पेमेंट करना बस चुटकियों का खेल हो गया है। कैसे इनोवेशन का हमें एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने की दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं, उस पर आपकी राय सर? देखिए, आज हमारा देश पूरे विश्व में, अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, वो तीसरे स्थान पर आता है।
और काफी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है। पीछे जो आईपीओस भी आए इन स्टार्टअप्स के, वो काफी सक्सेसफुल हुए, लोगों ने हाथों हाथ लिए। ये सब जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने प्रोत्साहन दिया है स्टार्टअप्स को पिछले 6 सालों में, ये उसका नतीजा है। इसमें मुख्यतः स्टार्टअप इंडिया और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो सरकार ने बल दिया है, उसके फलस्वरूप आज जो हमारा स्थान है वो 63वां है। जबकि हम अगर 4 साल पहले की बात करें तो हम 155 156 स्थान पर आते थे। आज केवल 24 घंटे में एक आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसी सुविधा पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। आज अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना हो तो उसमें पिछले दिनों की तुलना में बहुत सुगमता से वो हम ले सकते हैं। एग्जिट रूट की जहां तक बात है, आईबीसी कोड काफी इफेक्टिव रहा है, जिसके अंदर क्रेडिटर्स जो कि पहले सालों साल घूमते रहते थे अपने ऋण की अदायगी के लिए, वो प्रोसेस काफी सुगम हो गया है। साथ साथ जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको भी काफी सुदृढ़ किया हुआ है, काफी उसमें गवर्नेंस के भी उसके अंदर कदम उठाए गए हैं। और साथ में स्टार्टअप्स, खास करके स्टार्टअप कल्चर्स को डेवलप करने के लिए काफी स्कीम्स इंटीग्रेटेड करके रखी हुई है। चाहे वो वित्तीय बैंकों से वित्तीय सहायता की बात हो, चाहे उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत हो। जगह जगह पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले हुए हैं। आज हुनर का एक जो केंद्र जिनका उद्घाटन अभी हो रहा था, वो भी एक स्किल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम। तो वो भी अगर स्टार्टअप करते हैं तो आज कल्चर ऐसा हमारे देश में बन गया है कि काफी हद तक हम स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल हो गए। और उसका नतीजा ये है कि स्टार्टअप्स की कल्चर बहुत अच्छी इस देश में बन गई है। और काफी सिटीज जो कि पूरे विश्व में काफी अच्छे ऊंचे पायदान पर खड़ी हुई हैं। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, उसमें चाहे बेंगलोर आ गया, उसमें दिल्ली आ गई, उसमें और मुंबई आ गई। तो इस तरह के काफी केंद्र, और हैदराबाद भी बहुत एक बड़े तौर पर उभर रहा है स्टार्टअप कल्चर के लिए। तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिन में ये हमारा भविष्य काफी अच्छा होने वाला है। अब जबकि टीकाकरण अभियान हमारा काफी सक्सेसफुल हो चुका है, 110 करोड़ से ज्यादा कोविड के खिलाफ टीकाकरण हो चुका है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी डबल डिजिट के आसपास आने की आशा बनी हुई है। तो ये आने वाले दिनों में स्टार्टअप्स और ज्यादा सक्सेसफुल हो, ऐसी हम सबकी आशा है। उपाध्याय जी, अब मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत सारे हमने बदलाव देखे, चाहे वो आज़ादी हो, ट्रांसफर पोस्टिंग की, बैंकों को सुविधाएं दी गई, बड़े बैंकों का निर्माण किया गया, छोटे बैंकों का मर्जर किया गया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है उसकी स्थापना की गई, जो बैड बैंक्स हैं उसको बैड लोन्स को संभालने के लिए। बैंकिंग सेक्टर में क्या वाकई नई ऊर्जा लौट रही है? किस तरह से आप देखते हैं इन बड़े बदलावों को जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री कर रहे थे? जी, वास्तव में आपने सही फरमाया कि बैंकिंग सिस्टम है, उसमें पिछले कुछ समय में जो भी सुधार कार्यक्रम लागू किए गए भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के द्वारा, वो अब अच्छा परिणाम देने लगे हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इन कार्यों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये सिस्टम कैसे चलेगा, लेकिन अब तो हमारे पास में प्रमाण हो गया है कि पिछले कोरोना काल के अंदर बैंकिंग सिस्टम में कहीं भी इंटरप्शन नहीं आया है। लॉकडाउन के दरमियान भी बैंकिंग सुविधाएं लोगों को मिली हैं। जो कोरोना काल में सरकारी सहायता 500 रुपये जो महिलाओं को दी गई जनधन खातों में, 2 हजार रुपये जो किसानों के खातों में जमा किए गए, वो जमा हुए हैं समय पे और उनको पैसा मिला है। तो जो बैंकिंग सिस्टम इतना सुदृढ़ है आरबीआई के नेतृत्व में कि वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये बात आपने सही कहा कि कई बैंकों को मिला करके बड़े बड़े जो बैंक बनाए गए हैं, उससे टेक्नोलॉजी और भी सुदृढ़ हुई है और बैंक के रिसोर्सेस, बैंक का नेटवर्क और भी व्यापक बना है। और इन सभी के द्वारा आपने आंकड़े देखे, खातेदारों की संख्या बढ़ी है, लोन लेने वालों की संख्या बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है जो बैंक से लोन लेते हैं। नए किसान, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि
1.25 गोपाल करोड़। जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि अब मुझे फिर से अपने दर्शकों को कुछ नए प्रोग्राम्स की तरफ ले जाना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे फिर से हम लखनऊ, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर पर एक कंसल्टेटिव मीटिंग चल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। प्रदेश में इस सेक्टर में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 अन्य टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हमारे पास प्रदेश में मौजूद हैं। प्रदेश में जो व्यापक अन्य संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की दृष्टि से जो अलीगढ़ नोड की 24 कंपनियों को अब तक हम लोगों ने भूमि आवंटित की है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश अनुमानित है। इसके अलावा मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डीआरडीओ, ब्रह्मोस तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति दी है और इन दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लैंड भी उपलब्ध करवा दी है, एक लखनऊ में और दूसरा झांसी में। डिफेंस कॉरिडोर का लखनऊ का जो नोड है, यहाँ ब्रह्मोस के जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पर उन्हें लैंड उपलब्ध कराई जा चुकी है और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश होगा, न केवल डिफेंस कॉरिडोर की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो बेस है वो हमारे पास मौजूद है और इस दृष्टि से जो बेहतर कनेक्टिविटी यूपी की है, वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का और हाईवेज का एक बहुत अच्छा जाल फैला है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे, आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसी 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। यानी पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है और जो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में ये वर्तमान में क्रियाशील है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबसे इस बारे में नोट करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश से। अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो जारी लीव्स 2021 जो जारी हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय सुधार करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें लॉजिस्टिक सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए
राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जब आकलन करके तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़त के साथ आगे आया है और प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में यहाँ पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी यहाँ पर पॉलिसी पहले से जारी की है और हर एक सेक्टर की हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं। मैं इसमें निवेश के लिए आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। एक बेहतर सुरक्षा का और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश का सबसे अच्छा निवेश मित्र पोर्टल हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है। आप देख रहे थे ये लखनऊ से सीधा प्रसारण, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके कंसल्टेटिव मीटिंग में अपनी बात रख रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो एक बड़ी खबर दी वो ये कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो ज़मीन है उसका आवंटन का काम अब पूरा हो चुका है और अब कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वहां आकर के वो कैसे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाते हैं। एक एमएसएमई का बहुत बड़ा आधार पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि कैसे पूरे डिफेंस प्रोजेक्ट में, जिसमें ऑफसेट क्लॉजेस के तहत एमएसएमईज को काम देना ज़रूरी है, कैसे वो मदद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के एमएसएमईज पूरे कॉरिडोर को चलाने में और उसमें अपने प्रोडक्शन में अपना हिस्सा देने में। एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का जो एक बड़ा जाल इस वक्त बिछाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका सीधा फायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सीधा फायदा डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ जो बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको भी मिलना तय है। 2017 तक उन्होंने कहा कि केवल 2 एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश काम चला रहा था, इस वक्त 9 एयरपोर्ट प्रदेश में काम कर रहे हैं और 12 नए एयरपोर्ट की तरफ प्रदेश अब आगे जा रहा है। अयोध्या और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियां हो चुकी हैं। वाटरवेज की बात करें तो वाराणसी से हल्दिया वाटरवेज की भी शुरुआत हो चुकी है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बनाया जा रहा है, जो पॉलिसीज अलग अलग सेक्टर्स की हैं, उससे प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है, जो उद्योग जगत है, उसको फायदा पहुंचेगा। स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आह्वान किया कि वो आकर के प्रदेश में निवेश करें और अपने विकास के जो कार्यक्रम हैं उसको नई गति दें। तो फिलहाल इन फोकस के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India. और केंद्र और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स और विभिन्न डिफेंस इंडस्ट्रीज के सीईओज एवं रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, स्वागत तो आपका हो चुका है, स्वागत करने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहां का सांसद होने के कारण मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दी गई थी तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, 10, 15, 12, 14, बस यही नंबर का जो पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी कुछ बहुत ठीक नहीं थी,
लेकिन यहां आने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों के चेहरे की तरफ देखने के बाद मैं सचमुच अपने को बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूं। और मेरा भरोसा इस बात पर पूरी तरह से बढ़ गया है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया के हम सपने को हम साकार करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार का कॉपरेशन रहा है, मैं कहना चाहूंगा उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब एक जानकारी जब सतीश महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर डीआरडीओ की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहां हो पाएगा। और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम है और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिला था, इस आईडीएम की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी और जिससे मिलना चाहते हो बातचीत करना चाहते हो तो बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी जो ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही थी कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है। माने आप जो चाहते हैं वो मुराद पूरी हुई। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बताया है, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बजट में शेयर दिया गया है। पहली बार ये हुआ। ऐसे ऐसे कुछ करिश्माई काम यहां पर हुए। डिफेंस इंडस्ट्री कितनी रुचि ले रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में। 2000 से लेकर 2014 तक लगभग 200
लाइसेंसेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने 2014 से लेकर 2021 केवल 7 इयर्स में 350 लाइसेंसेस दिए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मिड डे प्राइम में। मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे थे अभी लखनऊ से जहां पर सीधा प्रसारण, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के संबोधित कर रहे थे। एक प्रेस वार्ता को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिफेंस कॉरिडोर का सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है रक्षा मंत्रालय, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी शानदार काम कर रही है। जो जमीन का एलोकेशन है उसका काम शुरू हो चुका है और तमाम सारे नए प्रावधान, तमाम सारी नई सहूलतें इसमें दी गई हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को डिफेंस के क्षेत्र में सच बनाने में ये एक बड़ा कारगर मील का पत्थर साबित होगा ये डिफेंस कॉरिडोर। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बड़े जो उद्योग हैं डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए, बल्कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको भी जगह दी जाएगी और उनके लिए भी इसमें तमाम स्पेस होगा। उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से ये डिफेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है और किसी भी तरह से जो उनकी सहूलतें हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उनका सन 2000 से लेकर के 2014 तक 200 लोगों को लाइसेंस दिया गया था प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए, और 2014 से लेकर के 2021 तक महज 7 सालों में 350 से ज्यादा लोगों को लाइसेंसेस दिए गए। तो इसी से पूरी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से संवेदनशील और कार्यशील है केंद्र की सरकार, और उन्होंने कहा कि ये कार्यशीलता लगातार बनाए रखी जाएगी। तो ये थी डिफेंस कॉरिडोर की बात, ये थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात। और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री ने की आरबीआई की उपभोक्ता केंद्रित 2 पहलों की शुरुआत। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से मिलेगा छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम। तो एकीकृत लोकपाल योजना से बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन सिस्टम ने लिया साकार रूप। प्रधानमंत्री ने कहा योजनाओं के लॉन्च से देश में निवेश के दायरे का होगा विस्तार। कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए बनेगा और भी आसान। बैंकिंग सेक्टर में किए गए सुधारों की कोरोना के समय में दिखी ताकत का किया जिक्र। कहा यूपीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भारत को बनाया दुनिया का अग्रणी देश। भारी बारिश से जूझ रहे तमिलनाडु के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के धीरे धीरे कमजोर होने की दी जानकारी। वहीं प्रदेश में राहत कार्य जोरों पर। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। वाराणसी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल के क्षेत्र में मंथन सत्रों और जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। द लैंसेट ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 का डाटा किया जारी। द लैंसेट ने कोवैक्सीन को कोरोना के खिलाफ 77.8% बताया असरदार। कहा डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2% है कारगर। और खेलों में दक्षिण अमेरिका से कतर फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। ब्राजील कोलंबिया को दी 1-0 से मात। क्वालिफायर में अब तक नहीं गंवाया एक भी मुकाबला। तो इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई उपभोक्ता केंद्रित पहलों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है।
वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये दशक देश के विकास के लिए बेहद अहम है और ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में देश के वित्त मंत्रालय ने, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में मध्यम वर्ग, कर्मचारी और छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जैसे रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम से देश में छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए गए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में भी देखी है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी मदद की है। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर है कि आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना अब अमल में आएगी। रिटेल डायरेक्ट जो स्कीम है वो अमल में आ सकेगी। क्या कुछ इसके लाभ हैं, किस तरह से इसके उद्देश्य हैं, ये जानेंगे। जो इसका उद्देश्य है वो सरकारी प्रतिभूति बाजार में, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट है, उसमें खुदरा निवेशकों की पहुंच को बढ़ाना है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस मार्केट में आ सकें।
ताकि उनके लिए भी लाभ कमाने का जरिया बन सके। इसके जरिए जो खुदरा निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो केंद्र और राज्य सरकारों के जो भी सिक्योरिटीज हैं उनके द्वारा जारी किए गए उसमें सीधे निवेश कर सकेंगे। अब उन्हें किसी जरिए की जरूरत नहीं होगी, उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकेगा और इसके जरिए सरकारी प्रतिभूतियों से भी खुदरा निवेशक डायरेक्ट और सीधा मुनाफा कमा सकेंगे, अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। ये सरकार का उद्देश्य है। तो उनके पास में एक और ऑप्शन खुल जाएगा जो रिटेल इन्वेस्टर से निवेशक आरबीआई के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं। उनके आसानी जो खाते हैं उनको खोलने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आरबीआई के जरिए ऑनलाइन तरीके से वो खाते को खोल सकेंगे और निवेशक उन प्रतिभूतियों का रखरखाव भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये सेवा निःशुल्क होगी। तो ये एक बड़ी बात है। और किस तरह से जो ऑम्बुड्समैन स्कीम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एकीकृत लोकपाल योजना जो है शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में सुधार लेकर आना की, यानी कि जो भी उसमें कमियां थी उनको दूर कर सकेगा और आरबीआई इसके लिए आगे आ सकेगी। इसके जरिए संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के मद्देनजर आरबीआई नियम बना सकेगी और उसका पालन करा सकेगी जब डायरेक्ट इस तरह की स्कीम्स आ जाएगी। डायरेक्ट जो ऑम्बुड्समैन स्कीम है, इस ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की जो योजना है, जो उसकी अवधारणा है, ये उस पर आधारित है और उसको सच करेगी। तो इसके जरिए केवल एक जगह पर एक सिस्टम में व्यक्ति शिकायत कर सकेगा। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा जहां पर ग्राहक कर सकेंगे अपनी शिकायत। उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि एक पोर्टल होगा, एक पता होगा और वहां पर अपनी शिकायत कर सकेंगे। एक ही स्थान पर शिकायत हो सकेगी, दस्तावेज जमा हो सकेंगे, शिकायतों की स्थिति के बारे में पता चल सकेगा और उसके साथ ही साथ जो उसकी फीडबैक है वो भी संभव होगी। और इसके लिए एक बहुभाषी टोल फ्री नंबर, जो कि कई भाषाओं में होगी टोल फ्री नंबर, इसके जरिए शिकायतों से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, शिकायत कैसे करनी है, शिकायत की आपकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में उस टोल फ्री नंबर के जरिए जानकारी होगा जो मल्टी लिंग्विस्टिक होगा, कई लैंग्वेजेस में होगा। कैसे खुलेगा ये प्रत्यक्ष खुदरा प्रत्यक्ष खाता रिटेल के लिए? इसके लिए भी कोई भी जो निवेशक है वो आरबीआई के जरिए ऑनलाइन सरकारी सिक्योरिटीज का जो ये खाता है वो आसानी से खोल सकेगा। उसके लिए कोई भी उसको दिक्कत नहीं होगी, बहुत हैसल फ्री होगा। निवेशक उन प्रतिभूतियों का रखरखाव भी कर सकेंगे इस खाते के जरिए, यानी कि जो उनकी सिक्योरिटीज होंगी, जो उनकी खरीदारी होगी, वो उसका रखरखाव कर सकेंगे और ये सेवा निःशुल्क होगी, जैसा कि हमने आपको बताया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आयाम स्थापित करेगी, निश्चित तौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। क्या आयाम स्थापित करेगी, इसके विषय में हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय मिश्रा, कितनी बड़ी और कितनी जरूरी ये स्कीम है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या कुछ परिवर्तन लेकर आएगी जो सिक्योरिटीज का मार्केट है उसमें? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सिक्योरिटीज़ हैं क्या। जी। जो प्रतिभूतियां होती हैं, जो सरकारी के बॉन्ड्स होते हैं, वो एक तरह का पेपर होता है जिसको सरकार जारी करती है एक सॉवरेन गारंटी के साथ कि आप इस पेपर को लीजिए और मुझे एक निश्चित रकम दीजिए, मैं आपको एक निश्चित समय के बाद इतनी निश्चित रकम ब्याज के साथ वापस करूंगा। तो एक तरह से आप पैसे उधार देते हैं सरकार को या किसी भी बॉडी को, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर म्युनिसिपल बॉडीज हो जो बॉन्ड जारी करता है। तो बॉन्ड को सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं। इसके उल्टे जो शेयर होता है, शेयर में आप हिस्सेदारी खरीदते हैं। अगर वो शेयर की हिस्सेदारी, शेयर के दाम गिरते हैं तो आपकी हिस्सेदारी गिरती है, शेयर के दाम बढ़ते हैं तो आपकी हिस्सेदारी बढ़ती है। सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं है। वो एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट होता है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐसे लोगों के लिए जो बचत करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा विकल्प आज सरकार ने खोला है कि वो डायरेक्टली गिल्ट अकाउंट अपना आकर आरबीआई के साथ खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री। उसको अपना बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटी जब भी स्मार्ट सिटीज़ परियोजना या फिर किसी सड़क के निर्माण के लिए, एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, वाटरवेज के निर्माण के लिए अगर पैसा उठाना चाहती है बॉन्ड के जरिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल लंबी अवधि के ये बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना पड़ता है और बैंक से आपको बेहतर रिटर्न इसमें मिलता है। सॉवरेन गारंटी होती है, सुरक्षित होता है। तो सभी के लिए एक नया विकल्प और एक सस्ता विकल्प, सुरक्षित विकल्प आज सरकार ने दिया है, जिससे कि बॉन्ड मार्केट जो 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का है उसको और डीपेन होने में और उसका दायरा बढ़ने में मदद मिलेगी। और जब बाहर के निवेशक देखेंगे कि भारत के खुद के लोग बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं और रिटर्न कमा रहे हैं,
तो बाहर तो रिटर्न और भी कम मिलता है, 2%, 3%, कभी कभी नेगेटिव में रिटर्न चला जाता है वहाँ पर। तो बाहर के जो सॉवरेन फंड्स है, पेंशन फंड्स है, वो भी भारत के बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे और लंबी अवधि के लिए जो पैसा चाहिए होता है पूंजीगत ढांचागत योजनाओं के लिए, उसके लिए मुहैया हो पाएगी ये पूंजी आसान शर्तों पर। जी, जो भी कोई सरकारी योजना है, जो आपने सरकारी बॉन्ड्स की बात कही, ये तो जरूर मन में विश्वास आएगा लोगों को कि ये सुरक्षित होगा निवेश, लेकिन हैसल फ्री होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? इसके लिए भी क्या कोई सिस्टम बनाया गया है? तो अगर आप इसी बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में कह रहे हैं, तो ये बैंक्स के द्वारा जारी की गई कोई स्कीम नहीं होगी। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट हैं, उनके द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैसूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको अपने यहाँ पे 100 या 50 STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं अपने शहर को साफ करने के लिए। उसके लिए मान लीजिए उनको 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आसानी से वो RBI के पास अपना एक बॉन्ड जारी कर सकते हैं और कोई भी आदमी ऑनलाइन जाएगा, उसमें अपना पैसा लगाएगा और एक निश्चित रकम, मान लीजिए उस म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आपको 8% का ब्याज दिया जा रहा है, 9% का ब्याज दिया जा रहा है सालाना, तो आप जा करके आसानी से आप उसको अपने खुद के अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी आपको किसी इंटरमीडिएट के पास जाना पड़ता है, फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म को भरना पड़ता है और फिर वो आदमी आपके जरिए जा करके आपके बिहाफ पे उस फॉर्म को जमा करता है, या फिर आप म्यूचुअल फंड का रास्ता लेते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए इन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और वो आपको अपना पैसा काट करके, अपने फंड मैनेजमेंट फीस काट करके आपको रिटर्न देते हैं। जिसमें आप डायरेक्टली जाएंगे और जितना तय रिटर्न है तय समय अवधि के बाद में आपको आसानी से मिल पाएगा, यही इसकी खूबी है। इसमें जिस तरह आपने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए मैसूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो STP का जो परियोजना है, ये ज़रूरी है क्या कि वो लाभ में रहे तभी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको लाभ मिल सकेगा? क्या इस तरह की भी स्थितियाँ होंगी इसमें? मैं स्पष्ट आपका सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन ये सभी रिटेल जो निवेशक हैं उनके लिए खुला रहेगा। तो देश के किसी भी हिस्से में कोई भी परियोजना हो, अगर उससे संबंधित बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो उस बॉन्ड में निवेश करने का अधिकार सभी को होगा, सुविधा सभी को होगी। जी, इसके साथ ही साथ जो ऑम्बुड्समैन योजना है, उसकी क्यों जरूरत पड़ी और उसका क्या कुछ असर होगा, कितना परिवर्तन आएगा जो शिकायत करने का एक जो तंत्र था उसमें? तो आप समझें कि देश में 220 करोड़ जमा खाते हैं, 220 करोड़, 44 करोड़ लोन अकाउंट्स हैं जो कि इस देश में भी चल रहे हैं, लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर मान लीजिए किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो अलग अलग सिस्टम्स में अभी आपको अपनी कंप्लेंट्स लेके जानी पड़ती हैं। पहला, अगर बैंक से संबंधित सिस्टम है तो आपको बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में जाना पड़ेगा। अगर आप बैंक से नहीं बल्कि किसी NBFC से लिंक, जैसे कि मान लीजिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या फिर कार फाइनेंस कंपनी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है या फिर जो स्मॉल लोन देने वाली कंपनियां हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके पास कोई दिक्कत आती है आपको, तो आपको एक दूसरे सिस्टम में जाना पड़ेगा। पेमेंट बैंक या फिर अभी वॉलेट से संबंधित, UPI से संबंधित, पेमेंट गेटवे से संबंधित मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो आपको एक तीसरे सिस्टम में जाना पड़ता है। आज उन तीनों सिस्टम्स को मिला करके एक इंटीग्रेटेड वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन की सुविधा दी गई है। आप एक ही RBI की वेबसाइट पे जा करके किसी भी कोने से, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी जगह के लिए अपना खाता, अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। मान लीजिए मिजोरम में आपके साथ घटना हुई, आप दिल्ली में है तो आपको मिजोरम जाने की जरूरत नहीं होगी। वहाँ के जो अधिकार क्षेत्र में बैंकिंग लोकपाल आता था, वहाँ पर लिखित शिकायत लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको सेंट्रलाइज सिस्टम में आप अपनी कंप्लेंट देंगे, उस कंप्लेंट को ट्रैक करने के लिए आपको एक नोट मिलेगा, एक ही ईमेल मिलेगा, एक ही केस मिलेगा जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। एक तय समय सीमा में आपको उसका रिड्रेसल मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर RBI उस बैंक या फिर उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो कोऑपरेटिव बैंक, NBFCs, पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम्स, 11,000 से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं जो कि रेगुलेट करता है RBI। वो सब के सब एक साथ ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं आज। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये पूरी व्यवस्था का जो सिस्टम है वो बदलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अजय, हम देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में RBI द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की उन्होंने की और कहा कि इन 2 योजनाओं की शुरुआत के लिए RBI बहुत प्रशंसा की पात्र है। Coordination and cooperation with which the RBI worked together with Government of India Ministry of Finance during the pandemic, as a result of which many people-centric and sensitive decisions were taken in time with the guidance of the Prime Minister. And as a result, today we see the economy reviving with great gusto, if I may use the word,
and as a result of which the confidence in the Indian economy is very appreciated and is growing, not just in India but across the globe. Now, this kind of a inclusive financial thinking and also acting to appreciate the larger agenda of the government for inclusive financial driven growth. So in this context, if during the pandemic, the Reserve Bank of India and the Ministry of Finance have worked in this kind of a spirit of cooperation, today I see the Reserve Bank of India coming up with two important initiatives, which is just going to underline and also take further this financial inclusion principle. बिल्कुल, तो हमारा संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ में है। अजय, वित्त मंत्री ने कहा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो प्रिंसिपल है, सबको साथ में लेने की बात प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। किस तरह से इन सारी चीज़ों को, ये जो योजनाएं हैं, ख़ासतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, वो इसको प्रत्यक्षता लेकर के ऑन ग्राउंड दिखाएगा? तो आपको याद होगा कि 2014 से पहले बहुत ही 51% लोगों के पास इस देश में बैंक के खाते नहीं थे, और जब पहली मिशन मोड में योजना जो शुरू की गई केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में सत्ता में आने के बाद में, वो थी जनधन योजना, जिसमें लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं और एक निश्चित तय समय सीमा के भीतर हर परिवार में कम से कम एक खाता खोलने की शुरुआत होती है। और उसके बाद ये खाते का दायरा आज इतना बढ़ चुका है कि 42 करोड़ से ज़्यादा लोग के पास लो फ्रिल अकाउंट्स हैं, यानी जीरो जो फंड रखने वाली सुविधा है उसका खाता है। 43 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते हैं। आपने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान सीधे उसमें जो सरकारी सहायता है वो भी गई। जनधन के बाद उसको आधार और मोबाइल के साथ जोड़ करके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया, उसके बाद मुद्रा योजना जारी की गई, फिर उसके बाद बीमा सुविधाएं जारी की गई, यानी जो जनधन से जन सुरक्षा का जो कार्यक्रम लागू किया गया, और उसके बाद जो सभी स्वनिधि योजना है जिसमें जो रेले ठेड़ी पटरी वालों के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की व्यवस्था की गई है, ये सब कुछ सबके साझा प्रयास से देश की आर्थिक विकास की गाड़ी को आगे ले जाने का जो कार्यक्रम है उसकी तरफ इशारा करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन उसी का एक मंत्र है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन केंद्र में है, सारी योजनाओं के ये वित्त मंत्री करें, और प्रधानमंत्री एक कदम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सिस्टम को काम करना होगा, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को विश्व स्तर का बनाना होगा, और उसके लिए एक नया तैयार करना पड़ेगा इकोसिस्टम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। आपने बहुत सही तरीके से इस पूरी सिस्टम का जो है वो उसका विस्तार दिया। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट, ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू ही हंसी, एक तुम्हारे लिए, तू ही खुशी, और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात ताजा खबर की। और खबर तमिलनाडु से, जहां बारिश के कहर से अब कुछ राहत मिलती दिख रही है। भारी बरसात के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए जनजीवन को अब पटरी पर लाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। NDRF ने बताया है कि भारी बारिश से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए 11 टीमें तमिलनाडु में तैनात की गई हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल कर रहे प्रभावित लोगों को मदद मुहैया कराई जा रही है। बारिश के कारण लंबे समय से प्रभावित चेन्नई हवाई अड्डे पर अब परिचालन बहाल हो गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि तमिलनाडु पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेन्नई के निकट उत्तरी तट को पार कर गया है। इसके पश्चिमोत्तर दिशा में मुड़कर आज शाम तक कमजोर पड़ जाने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
राज्य में अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तमिलनाडु की स्थिति में धीरे धीरे ही सही सुधार हो रहा है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा है कि चेन्नई के लिए जारी रेड अलर्ट को वापस ले लिया गया है। वहीं केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 13 और 14 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर में एक नया क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। दक्षिण भारत का जो चेन्नई का जो हमारा जो रेड कलर वार्निंग था तमिलनाडु का, वो अभी कंप्लीटली वी हैव विड्रॉन। और रेन जो है कहीं भी हैवी रेनफॉल जो चेन्नई का मेनली है नहीं होगा। थोड़ा बहुत कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ही 1-2 हो सकता है, बाकी जो है केरल में थोड़ा हैवी रेनफॉल हो सकता है। और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है वहाँ थोड़ा रेन बढ़ सकता है। यही है, अभी तमिलनाडु के लिए कोई ज़्यादा वार्निंग नहीं है। रेड या ऑरेंज कलर हम कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है ना। अभी एक नया सिस्टम बन रहा है जो दक्षिणी अंडमान सी पर, वो 13-14 का बनेगा। अभी हम लोग उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, एक नया सिस्टम साउथ अंडमान सी में बन रहा है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, ये क्या सिस्टम है और क्या इसके बारे में अभी तक पूर्वानुमान कुछ जताया गया है या अभी इंतजार की स्थिति है? नहीं, इसी वक्त इनफैक्ट ठीक 5 मिनट पहले एक आईएमडी ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें 2 अहम मुद्दे हैं। एक तो जो अभी जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया था वो अब तब्दील हो चुका है लो प्रेशर एरिया में। मतलब जो तमिलनाडु के ऊपर जो एक तरह से जो एरिया जो तमिलनाडु के ऊपर का एरिया था वो अब लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। तो जो बारिश की जो ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे, वो अब उसमें एक हमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जो दूसरे एक एडवाइजरी है उसके मुताबिक करीब 13 नवंबर से साउथ अंडमान के और उसके आसपास के इलाकों में एक और लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है। उसकी ऑलरेडी आईएमडी ने इस वक्त घोषणा की है, उन्होंने अपनी एडवाइजरी निकाली है। जो इस वक्त जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है तमिलनाडु के ऊपर, वो जो आगे बढ़ चुका है इंटीरियर जो तमिलनाडु के, वो अब धीरे धीरे करके केरला की तरफ जा रहा है। और अगले 3 दिन केरल में खासतौर पे अगले 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। तो इस बात की आशंका अभी आईएमडी ने जताई है कि तमिलनाडु में स्थिति में सुधार जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन केरल में अगले 3 दिन बारिश की संभावना ज़्यादा है। तो कुछ जगहों पे हमें अभी वेट करेंगे, कुछ जगहों पे थोड़ी देर में केरला के जो आईएमडी डिपार्टमेंट है वो वहाँ की एडवाइजरी निकालेंगे और बताएंगे कि कौन सी जगह है जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और उसकी अलग से एडवाइजरी निकलती है, उसका अलग से एरिया वाइज वो लोग एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो लेकिन जो अच्छी खबर है कि धीरे धीरे जो पानी जिस तरीके से भर गया था तमिलनाडु में, खासतौर से जो लो लाइंग एरियाज है, निचले तटवर्तीय जो जगह है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्थिति में ज़्यादा सुधार आएगा। ऑलरेडी एनडीआरएफ की 18 टीमें आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में हैं। तो ये ऑलरेडी काम करी है स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के साथ, और ये देखना बड़ा होगा कि किस तरीके से जो पानी है उसको निकाला जाए, और सबसे बड़ी बात है उसके बाद जो जहाँ पे लोगों को खासतौर से जान माल का नुकसान है वो कैसे उसको भरपाई कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि अगले 3 दिन केरल में बारिश होगी, और 13 तारीख से एक लो प्रेशर एरिया साउथ अंडमान सी की तरफ बनेगा। तो उस पर भी आईएमडी एक निगाह बनाए हुए है कि किस तरीके से वो लो प्रेशर एरिया तब्दील होगा, क्योंकि अगर साउथ अंडमान की तरफ है तो विशाखापट्टनम से लेकर जो पूरा कोस्टल एरिया है उड़ीसा तक, वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो उस पर भी अभी ध्यान मतलब आईएमडी की पूरी नज़र है, और वो एक के बाद एक इसके बाद जो एडवाइजरी है वो जारी करते रहेंगे और हमें बताते रहेंगे। जी, बहुत जल्दी से आपसे आंध्र प्रदेश की स्थिति भी समझना चाहेंगे। आपने बताया कि साउथ अंडमान सी में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है जिस पर नज़र बनाई जा रही है। जाहिर तौर पर उड़ीसा तक इसका असर, संभावित असर हो सकता है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि ना हो और ये डिसॉल्व करे आगे समय में। लेकिन आंध्र प्रदेश की स्थिति जी, जैसे मैंने कहा अगले 48 आवर्स, अगले 48 घंटे कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, ये जो इलाके हैं यहाँ पे भारी बारिश के आसार हैं। आईएमडी का जो अभी एडवाइजरी है उसमें ये कहा गया कि इन दोनों जगहों पे रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन दोनों जगह पे भारी बारिश हो सकती है। और इसी के नज़र जितने भी स्टेट मशीनरी है उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लो लाइंग एरिया से निकाल के एक पक्के मकानों पर ले जाए। खासतौर से जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बहुत मशहूर है कि घर बसते हैं
जो कॉलोनीज होती है वो खाली करवाया जाए जितनी जल्द से जल्द, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें जान माल का खतरा होने की बहुत संभावना होती है, खासतौर से घर टूट जाने के, जो कच्चे मकान होते हैं वो टूटने की संभावना है। तो एडवाइजरी इशू की गई है, अब स्टेट मशीनरी उसमें काम कर रही है। 48 आवर्स खासतौर से रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगले 48 आवर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए तापस। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां सियासत आजकल गर्म है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा प्रदेश के वर्ष 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में संगठन की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे और फिर आजमगढ़ जाएंगे। गृह मंत्री आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे और केंद्रीय मंत्री बस्ती जाने का भी उनका शनिवार को कार्यक्रम है, जहां वो खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। और हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरिकेश, सियासत की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं जिसको कहना चाहिए इस पूरी दौड़ में आगे चल रही है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कंसोलिडेट कर रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है और अमित शाह कहीं ना कहीं इस काम में एक बार फिर से जुट गए। हाँ, आप जैसा निखिल कह रहे हैं कि बीजेपी आगे ले चल रही है, निश्चित रूप से आगे चल रही है। और उन्होंने अवध में पहला अपना जो मतदाता परिवार बढ़ाने की बात की थी, मतदाता अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की थी, वहाँ भी अमित शाह जी ने नेतृत्व दिया था। वहाँ अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था कि आप लोग अपने पार्टी की संख्या बढ़ाइए, लोगों को बढ़ाइए। और यहाँ पर अभी आने वाले हैं अमित शाह जी, इससे पहले अभी धर्मेंद्र प्रधान जी अभी कुछ मिनटों में ही पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जिला के हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं, जो काशी क्षेत्र है, गोरखपुर क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, कानपुर क्षेत्र है, वृक्ष क्षेत्र है और पश्चिम क्षेत्र है। हमारे साथ हैं शुक्ला जी, जो यहाँ के काशी क्षेत्र का कार्यालय देखते हैं। उनसे हम जानें किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है अपने साथियों के लिए। हमारे साथियों के लिए बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। कौन किस क्षेत्र का किस जगह रुकेगा, कहाँ आएगा, कैसे जाएगा, सारी व्यवस्था एक प्लान के तहत की गई है कि किसी को, कोई आने वाले को, आगंतुक को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को किसी तरह का कोई कष्ट न हो, इसकी पूरी चिंता की गई है। ये तो व्यवस्था है काशी क्षेत्र के जो भाजपा है उसकी। और प्रयागराज से एक भाजपा नेत्री आई हुई हैं, पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे किस उम्मीद से, क्या सोच के आप लोग यहाँ पे आए हैं अमित शाह जी के लिए। अरे अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम लोग आए हैं आज पार्टी संगठनात्मक बैठक है यहाँ, क्योंकि अभी आने वाला जो समय चुनाव का समय है और हमने जो कहा है कि हम 300 पार, हमारी पार्टी 300 पार हमारे विधायक होंगे, तो उस दिशा में आज ये कुछ कामकाजी ही जाहिर तौर पर हरिकेश, जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका उत्साह चरम पर है। आखिर उनके नेता उनके बीच में, गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच में आ गए हैं। निश्चित तौर पर ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है उन सभी के लिए। संगठन को मजबूत करने के लिए वो सब मिल बैठेंगे और जरूर अमित शाह से कुछ मंत्र लेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और केंद्र सरकार ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि संशोधित गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं और अगले आदेश तक वैध रहेंगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आते समय, विमान से उतरते समय शारीरिक दूरी और थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना जरूरी है। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के मुताबिक चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। अगर टेस्ट
पॉजिटिव आता है तो उसके आसपास के लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो उनके संपर्क में सभी यात्रियों को ICMR प्रोटोकॉल के मुताबिक टेस्ट किया जाएगा और 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। जिन यात्रियों को पूरी तरह से वैक्सीन लगी हुई है, यानी दोनों डोजेस लगी है, उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए एक सैंपल देना होगा, जिसके बाद एयरपोर्ट से बाहर जाने की उन्हें अनुमति दी जाएगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यात्रा से पहले और बाद में कोरोना वायरस की जांच से छूट देने का फैसला लिया गया है। हालांकि अगर यात्रा के दौरान उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, तो उनका टेस्ट किया जाएगा और निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका इलाज भी किया जाएगा। जिन यात्रियों का टीकाकरण पूरा हो चुका है उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति होगी। हालांकि वो आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं करेंगे। और लैंसेट की क्या खबर है? भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए एक और खुशखबरी है। पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिली और अब द लैंसेट ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अत्यधिक प्रभावकारी माना है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट के एक नए अध्ययन के मुताबिक गुरुवार को कहा गया कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन अत्यधिक प्रभावकारी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल डेटा में किसी भी तरह की सुरक्षा की चिंता की बात नहीं कही गई है। जर्नल द लैंसेट ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के फेज 3 के डेटा को जारी किया है। इसके मुताबिक भारत की देसी वैक्सीन न सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षित और असरदार है, बल्कि ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2% असरदार है। द लैंसेट ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 77.8% असरदार पाई गई है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मैगजीन है द लैंसेट, जर्नल है और उसका ये कहना है। तो ये एक तरह से एक बार और प्रभावकारी बताता है भारत की जो वैक्सीन है उनको। भारतीय पुलिस सेना यानी IPS के 73वें बैच के प्रशिक्षु IPS अधिकारियों की हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई। इस परेड में 132 IPS प्रशिक्षुओं सहित 149 प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर परेड की समीक्षा की। परेड का नेतृत्व पंजाब कैडर के महिला IPS प्रोबेशनर डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया ने किया। अजीत डोवाल खुद IPS रहे हैं। डोवाल 1968 बैच के केरल कैडर के IPS थे। युवा पुलिस सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि वे भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के साक्षी होंगे, जब भारत एक अग्रणी देश होगा जो अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। You will all see 100th year of the India's independence and beyond. It will be a different India at that time. India is on the march, and you will see that you will be leading these police forces at a time when it will be an India which has got a new place in the international arena. It will be a country that will be known for its many achievements and many accomplishments. और अजीत डोवाल ने ट्रेनी IPS अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा आप लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। You have got to develop a national perspective. You are for India, and India is for you. Every other identity gets subsumed into this Indian identity. The interest of India should be supreme. और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे?
कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 sec राहुल। मैडम यू आर डबल कूल। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए।